वाला कल वाला Ma'am, तुम I में got the answer as current does not flow क्योंकि electrons they have the opposite force, so they don't move towards the plate, the other plate, राइट on the राइट negative राइट end. So राइट circuit stays open and the current does not flow. राइट सो हो क्या रहा है एक्चुअली कि हमारा जब हम ऐसे पोटेंशियल रिवर्स कर रहे हैं इसके ऊपर तो हमारा एक ये तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव हो गया, तो ई एक्सटर्नल कुछ ऐसे लग रहा है, राइट? इस पोटेंशियल की वजह से पॉजिटिव से आती है रेस इलेक्ट्रिक फील्ड्स और नेगेटिव तक जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे इनके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में विच इज इन एफ एक्सटर्नल, कुछ इस तरीके से। तो अर्लियर क्या था, फोर्स इस डायरेक्शन में था, इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सारे के सारे सॉर्ट ऑफ अलाइन हो गए थे आपके सामने वाले में। लेकिन अब की बार क्या आ रहा है कि जब हमारा V जीरो था, V हमारा पोटेंशियल जब बिल्कुल जीरो था, तब कुछ एक या टू इलेक्ट्रॉन्स थे जो हिट कर रहे थे जिसकी वजह से कुछ करंट बन रहा था, राइट? अब हमने जब पोलैरिटी ऑपोजिट कर दी तो क्या चीज हो गया कि जो एक दो इलेक्ट्रॉन्स पे हिट करने वाले थे वो भी नहीं कर पाएंगे, राइट? है ना? जो एक दो Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन्स हमारे थे उनमें से क्या पता एक इलेक्ट्रॉन हिट कर जाए, बस सबके दोनों के दोनों ना करें, तो मेरा करंट कुछ कम हो रहा था। फिर एक पॉइंट पे आके आपका करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। करंट विल डिक्रीज एंड एट वन पोटेंशियल, एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, लेट्स से वहां पे आपके सारा का सारा करंट जीरो हो जाता है, क्योंकि उस पोटेंशियल पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन था, जैसे कि हम कहते हैं इसके अंदर कुछ एनर्जी बची थी विच इज HF माइनस वर्क फंक्शन, राइट? तो इसके ऊपर जो बाकी एनर्जी बची थी ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था, राइट? हम यही तो बोल रहे थे सारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं टेक्निकली हमारे शीट से वो कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं, के जीरो से लेकर कुछ मैक्स वैल्यू तक। कोलिजन्स की वजह से रूज कर देते हैं मैक्स वैल्यू वाली जो बचती है। तो हमने इतना पोटेंशियल लगाया था कि उस पोटेंशियल पे हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो तक रुक गया। दैट मीन्स कि सारे के सारे करंट जीरो बन गए। इज इट ओके? सारे के Yes, सारे ma'am. इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट आ गए, इधर डायरेक्शन में आ गए। सो जो आपका ग्राफ बन रहेगा अभी तक जीरो पे कुछ करंट था और कल हमने देखा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, राइट? पोटेंशियल पॉजिटिव वाले पे साइड पे ये भी था Yes, आपका ma'am. और एक ये सैचुरेशन था। पर हमने देखा जैसे कि हमने पोटेंशियल अपना ऑपोजिट करा तो टेक्निकली ये नीचे नीचे धीरे धीरे जाके एक पोटेंशियल पे आपका करंट कितना हो गया, ये करंट आपका जीरो आ गया। ये क्लियर है? Yes, ठीक ma'am. है ना? ये माइनस क्यों दिखा रहा है? माइनस मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ जो ओरिजिनल हम पॉजिटिव साइड ले रहे थे, हम इस साइड को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो हम ऐसे बोल रहे हैं, और इस साइड को नेगेटिव मान के चल रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको हम नेगेटिव भी नॉट बोल देंगे। तो ये जो पोटेंशियल होता है ना इसका हमने नाम क्या रख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाम सुना सुना लग रहा है? सुना सुना तो कि लग रहा है, मैम. हाँ, तो एक्चुअली में क्या है, ये वही पोटेंशियल है जिसपे क्या कर पा रहा है वो, जो इलेक्ट्रॉन जो सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला था उस तक को उसने रोक दिया, या फिर जिस पोटेंशियल पे आपके सारा का सारा करंट जीरो बन गया। ठीक है ना? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज दैट पोटेंशियल when all electrons will stop from reaching the other point, right?
तो दैट मीन्स अब अगर मेरे को पूछा जाए कि पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि देखो इलेक्ट्रॉन इस शीट से गया और यहां वैल्यू तक इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। अब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी है, ये उतनी बराबर हो गई जितना ये पोटेंशियल आपके ऊपर लग रहा है। देखो हम कहते हैं ना, एक अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना है तो ई टाइम्स ऑफ वी नॉट उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, राइट? कि यहाँ पे अब हम यहाँ पे वो वाला कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। वी नॉट वोल्ट्स क्या होता है, कुछ आइडिया है? वी नॉट वोल्ट्स क्या होता है, कोई बता सकता है? मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज पोटेंशियल? डेफिनेशन बता दो कोई भी मेरे को। ठीक है, चलो कोई नहीं, डेफिनेशन नहीं पता तो ये तो पता ही है हमें कि ये जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, यहाँ पे कुछ एल लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स एल आपका पोटेंशियल बनाता है। यस मैम। है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स पोटेंशियल ऐसे कुछ बनाता है। तो आप टेक्निकली कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन फोर्स फील कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो वर्क डन बाय दिस एफ एक्सटर्नल इज एक्चुअली व्हाट, जो एफ एक्सटर्नल कर रहा है वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, वो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है उसको ला रहा है, राइट? क्योंकि जस्ट निकल के इसकी कुछ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम वेलोसिटी थी और जस्ट यहाँ पे वो पहुंचते पहुंचते उसने उसको स्टॉप कर दिया, राइट? या हम बोल रहे हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड या ये फोर्स जो ये फील कर रहा है वो इतना ज्यादा हो गया कि वो इसकी वेलोसिटी को जीरो बना दिया इसने। तो सारा का सारा जो वर्क डन एफ एक्सटर्नल ने करा था वो किस में चला गया, आपके जीरो बनाने में। तो वर्क डन एफ एक्सटर्नल टाइम्स आप बोलोगे डिस्टेंस, जो हम बोलते हैं डिस्टेंस कितना होता है, एल। लेट से ये एल डिस्टेंस के ओवर उसने कर दिया है, एन। देन उसके अलावा क्या बोलते हैं हम इसको, दिस इज हाफ एम वी स्क्वायर, वी मैक्स स्क्वायर, ओके। अब एफ ओके। एक्सटर्नल क्या था, क्यू ई, राइट? एफ एक्सटर्नल ऐसे ही तो लिखते हैं कि फोर्स ऑन अ चार्ज, कैसे लिखते हैं, किसी भी क्यू चार्ज पे क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यस मैम। तो अगर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, ई टाइम्स ई, राइट? तो मैं इसकी जगह पे ई लिख दूंगी, ये क्लियर है? यस मैम, क्लियर। अब जब ये इस तरीके से है, दैट मीन्स ई को मैं वी नॉट की टर्म्स में कैसे लिख सकती हूँ, ई इज इक्वल टू वी नॉट बाय एल। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया वी नॉट बाय एल, एल ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स जो आपका ई वी नॉट था वो एनर्जी था, वर्क डन की वजह से आया, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में चला गया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। ये क्लियर है? यस मैम। है ना? तो अब इससे क्या बोल सकती हूँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मेरी, जो ऑब्वियसली जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी आ रही थी उसकी वजह से जो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो टेक्निकली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि ई वी नॉट इज एक्चुअली इक्वल टू एच एफ माइनस फाई नॉट। अब इस इक्वेशन के थ्रू आपको क्या क्या गिवन हो सकता है, कभी कभार देखो, कभी कभार आपको गिवन होगा कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, तो वी नॉट बताओ कि क्या होगा, बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, पहला चीज, ठीक है? दूसरा, अगर आपको क्या गिवन हो सकता है कि वी नॉट गिवन है, अब फाई नॉट भी आपको गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी बताने के लिए बोल दिया जाए। ये क्लियर है ना? तीनों में से कोई दो चीज गिवन होगी और तीसरी चीज आप क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक है? तो ये जो हमने यस लिखा मैम। है ये तो वर्क पावर एनर्जी वाला कंसेप्ट यूज करा है कि सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, और ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करा है, ये भी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज करा है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और कंसेप्ट याद होता, कौन सा, कि जब एक वोल्ट सॉरी एक आपको क्या कहते हैं कूलम चार्ज को उठाने के लिए
V एनर्जी लग रही है, V जूल्स, हम कहते हैं ना V जूल्स पर कूलम, तो Q चार्जेस को उठाने के लिए कितना लग रहा है, Q टाइम्स V एनर्जी लग रही है। इस तरीके से भी हम कह सकते थे कि EV0 is the energy which has been used or you can say transferred to the electron so that it can cross that potential barrier, or you can say electric move along the direction of the field force. तो अगर ये याद नहीं होता है तो इट्स फाइन, बेसिक फंडा था स्टॉपिंग पोटेंशियल समझना। अब मुझे बताओ कहाँ से नोट करना है, यहाँ से? हाँ मैम, वहाँ से। हम्म, डन मैम। नीचे स्क्रॉल करना है, यस मैम। ये देखो। हम्म, यस मैम, डन। हम्म, ये लो।
Yes, ma'am. Done. ठीक है, अब ऑब्वियसली इतना सब कुछ हमने कर लिया विथ रिस्पेक्ट टू जब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंटेंसिटी या एक पर्टिकुलर टाइप की फ्रीक्वेंसी वाला फेंक रहे थे, राइट? ठीक है, अब हम इन्हीं चीजों को क्या करेंगे, अलग अलग सिनारियोज में देखेंगे। पहला केस, अगर मैं क्या करती हूँ, इंटेंसिटी बढ़ा देती हूँ, जो मेरी ये वेव्स आ रही थी, जो रेज आ रही थी लाइट की, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की आती, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरी इंटेंसिटी बढ़ा रही हूँ। इसका मतलब क्या ये हुआ कि मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रही हूँ? पहले ये बताओ, ये सही है कि गलत है? गलत है मैम। गलत है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रही हूँ पर फोटॉन्स बढ़ सेकेंड। रहे हैं। हाँ, इसको बढ़ा रही हूँ। तो जब मेरे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेंगे, Yes, मैम. है ना? इसका मतलब मेरा जो करंट है वो क्या बढ़ते जाएगा, ज्यादा बढ़ेगा, ऐसी फील है? Yes, मैम. ये क्लियर है ना कि अगर मेरा I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3, तो मेरा सैचुरेशन 1 का ज्यादा होगा 2 से और 3 से। ये तो समझ आ रहा है हमें? ये क्लियर है? Yes, मैम. That's clear. हाँ, अब इसमें दूसरी बात छोटी सी क्या आती है कि करंट तो बढ़ गया, ठीक है, पर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर क्या कमेंट करूंगी? ऑब्वियसली एक पार्ट में आप करंट के ऊपर कमेंट करोगे, एक पार्ट में आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट के ऊपर कमेंट करोगे। तो अभी हमने देखा ई वी नॉट वॉज एक्चुअली जो आपकी फ्रीक्वेंसी का आ रहा था माइनस पाई नॉट, राइट? Yes, मैम. है ना, जितना एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला जो वो रोक पा रहा था, उसी के तो बराबर आपका ई वी नॉट था। ई तो कांस्टेंट है। तो क्या लग रहा है कि इंटेंसिटी चेंज करने से क्या आपका वी नॉट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अर्जुन, Yes, मैम. चेंज हो रहा है. कैसे हो रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाने से. देखो ना, फॉर्मूले को ही देखो बस, और क्या, और कुछ तो है ही नहीं हमारे पास। फॉर्मूले में ई तो कांस्टेंट है, वी नॉट चेक करना है हमें, एच भी कांस्टेंट है, मटेरियल तो वही है आपका वर्क फंक्शन वाला। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही? नो मैम, चेंज नहीं हो रहा. तो वी नॉट सेम रहेगा। ओके. ठीक है, यस समझ मैम, आ रहा है फॉलो. ना किस बेसिस पे बोल रहे हैं भाई? वी नॉट का काम क्या था कि वो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला चीज है उसको तक रोकने का काम था, राइट? क्योंकि उससे कम वाले तो रुक ही रहे थे, ठीक है, पर उससे कम वाले रुकने से मतलब इसका मतलब ये थोड़ी हो कि मैक्सिमम वाला नहीं रुक रहा था उस टाइम, उस वक्त रुक रहा था। ऑब्वियसली मैक्सिमम वाले को रोकने के लिए हमें अपना ई वी नॉट कुछ ऐसे एडजस्ट करना था कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से बने। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हमारी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी माइनस एच एफ माइनस पाई नॉट। तो जब फ्रीक्वेंसी ही चेंज नहीं हो रही है तो आपका वी नॉट कैसे चेंज हो जाएगा? ठीक है, यस मैम. बस आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड थे वो बढ़ गए, दैट्स इट। ओके, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो। एक तो मुझे पता है कि वी नॉट सेम है सारे कंडीशंस के लिए, ठीक है, और मेरे को पता है कि हर एक का इंटेंसिटी 1 पे एक I1 विल बी, ये इन्होंने कहा है कि I1 ज्यादा होगा, ओ सॉरी, I1 विल बी मोर, I2 विल बी अ बिट लेस एंड I3 और कम होगा, क्योंकि इंटेंसिटी क्या है, कुछ इस तरीके से है। दैट मीन्स जो मेरा ये ऐसे आएगा, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका, सॉरी, ये क्लियर हो रहा है बच्चों? यस मैम.
है ना। अब ये भी ध्यान से देखो कि जीरो पोटेंशियल पे ऑब्वियसली करंट बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगेन बढ़ गए हैं। जब पहले हमारा कुछ वोल्ट नहीं लगा होता था, है ना, जब वोल्ट नहीं लगा होता था तो क्या होता था, इलेक्ट्रॉन्स जो थोड़े बहुत आपके सामने यहाँ पे वाले पे प्लेट पे आ रहे थे, वो क्या हो रहे थे, वो एक दो ही थे। अब ऑब्वियसली इंटेंसिटी बढ़ा गई तो फोटॉन्स बढ़ गया, तो जीरो पोटेंशियल पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ ही जाएंगे। ये तो हमें समझ ही आ गया। तो हमने कुछ इस तरीके से अपना ग्राफ भी बना लिया। दिस मीन्स माई इंटेंसिटी इज वॉट, I1, this was I2 and this is I3, where we know that I1 is greater than I2 is greater than I3 obviously, and V naught will be same for everything. Is it okay? Yes, ma'am. ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये क्या कहते हैं, यहां से मैं अगर बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो IS बढ़ रहा है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा जो IS है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल हो गया इंटेंसिटी के, Yes, ma'am. है ना, कि इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है तो IS भी बढ़ते जा रहा है। इज इट ओके? Yes, ma'am. हमेशा ध्यान रखना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए बोल रहे हैं अगेन, और अगर इंटेंसिटी और IS के बीच में ग्राफ बनेगा तो वो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, राइट। जैसे जैसे आपकी इंटेंसिटी बढ़ते जा रही है वैसे वैसे आपका करंट बढ़ते जा रहा है, वो कुछ ऐसे बोलना चाहता है। ठीक है। Okay, ma'am. लिख लो इसको। Yes, ma'am. Done. ये लो, बाकी चीज बना ली थी ये। हाँ मैम, ठीक है। ये तो काफी। ऑब्वियसली, हाँ बोलो। No, just the graph. हाँ, तो ऑब्वियसली पहले वाले कंडीशन में क्या था, हमारा इंटेंसिटी बढ़ गया था, राइट। अब Yes, वाले ma'am. कंडीशन में क्या करेंगे, समझ आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, इंटेंसिटी सेम रखेंगे, है ना। ऐसे ही तो चलते हैं हमारे क्वेश्चंस Yes, ma'am. कि अब देखो मेरे को चेन ऑफ थॉट बताओ कि जो थॉट प्रोसेस चलेगा कि मेरा F बढ़ रहा है I सेम है, तो इससे होना क्या चाहिए, कोई मेरे को बताएगा। लाइन वाइज बताओ कि क्या लग रहा है कि क्या होता रहेगा धीरे धीरे। बच्चे HF बढ़ गया, उसके बाद क्या हो सकता है, मैम पहले तो क्या फिर फीलिंग आ रही है, एच हाँ एफ बोलो। बढ़ गया तो फिर हाँ ईवी HF बढ़ गया, वी नॉट बढ़ जाएगा।
हाँ, तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस आपका जो फाई नॉट था उसमें वी नॉट phi बढ़ naught. गया। ठीक है, दैट इज। और पहला पॉइंट तो निकाल लिया Stopping तुमने। potential greater बन गया तो फिर करंट के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हैं? दो ही चीजें हैं जिसके ऊपर कमेंट करनी होगी आपको। करंट कैसे देख रहे थे हम? बताओ, करंट होता किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना? yes ma'am. तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? प्लेट, सामने वाले प्लेट्स को हिट करेंगे तभी आएगा। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है वो है। तो अब ये बताओ कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं? क्या फीलिंग आ रही है? Same रहेगा मैम. सेम रहेगा। Number बाय of electrons. व्हाई डू यू फील कि इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे? Because only the stopping potential has increased. ओके, ठीक है, ध्यान दो। तो तो टेक्निकली मैं क्या बोल रही हूँ कि इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग भी सेम हो जाएंगे, Yes है ना? ma'am. चेंज ही नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट जो होंगे उन फोटॉन्स की वजह से वो भी तो सेम ही रहेंगे, Yes ma'am. जिसकी वजह से जो सैचुरेटेड करंट है वो तो उतना ही का उतना ही रहेगा जितने सारे फोटॉन्स एक बार एंड में निकालते जाता है। ये क्लियर है? Yes ma'am. That's clear. बस आपको अब ज्यादा पोलैरिटी का नेगेटिव वाला लगाना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ना आपके इलेक्ट्रॉन की, उसको रोक पाए। क्लियर हो रहा है? तो आपको सर्किट में ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हिट कर रहे हैं वो बड़े हैं कि नहीं बड़े, उसकी वजह से आपके करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, और आपका पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कौन सा लगाना है। तो मैंने जो बनाया है वो आपका कुछ इस तरीके से बनाया है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला है आपका वी नॉट, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है। ऑब्वियसली वी बढ़ाते जाएंगे तो वो आई एस सेम ही चलेगा। ठीक है, Yes ma'am. इज इट ओके? तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपका ग्राफ। कि वी नॉट देखो, वी नॉट कैसे बढ़ रहा है? जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे वी नॉट बढ़ रहा है, राइट? तो अगर F1 इज Yes ग्रेटर ma'am. देन F2 इज ग्रेटर देन F3, तो आपका V नॉट 1 will be greater than V नॉट 2 greater than V नॉट 3। That means if this is V नॉट 3, this will be V नॉट 2, this will be V नॉट 1। तो यहां से आपका ये सब सेम लाइन बनेगी। ये क्लियर हो रहा है ना? Yes ma'am. एवरीथिंग विल गिव अस। थोड़ा सा अच्छे से बना लेना, कोई नहीं, मैंने थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाया है। पर हाँ, दिस इज योर आई एस एंड दिस इज योर वी एंड दिस इज योर दिस। तो अगर ये आपका हो गया F1, ये F2, ये F3। ठीक है, बच्चों ऊपर ऊपर लिख लिया था? Just the green part ma'am. अच्छा, लिखना है ना?
यस मैम, वो लिखना बाकी है। लिख लो लिख लो। यस मैम, डन। हाँ, अब ये समझ आ रहा है कि इनका जो जीरो पोटेंशियल पे ये वाला करंट भी बढ़ रहा है। वाई? क्योंकि देखो, हमने कहा था जब इजेक्ट हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, राइट? यस मैम। है ना? तो दे काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ गया है तो ऑब्वियसली कोलिजन्स क्या होंगे, कोलिजन्स के टाइम पे उनका जो बेसिकली एनर्जी होता है वो कोलिजन के टाइम पे लॉस तो होगा, लेकिन दे स्टिल विल हैव द मूवमेंट जो सामने जा रहे थे, तो उनमें से एक दो और ऐड होते जाएंगे जो इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे उनमें से। ओके, तो उनके साथ एक दो और ऐड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी में इतना लॉस आया नहीं है एंड दे कुड रीच द सामने वाला जो प्लेट है उस पर। ओके, यस मैम। हाँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया और आपका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट हमने कर दिया है। अब छोटा सा कंसेप्ट आता है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने क्या कहा था? कुछ याद है? That matter has wave nature. All matter has wave nature. हाँ, एग्जैक्टली कि हमारे आसपास जो भी पार्टिकल्स हैं, एवरी पार्टिकल, इवन अस ह्यूमंस, ठीक है ना? सो अ पार्टिकल ऑल्सो हैज अ वेव नेचर विथ सम लैम्डा। तो जैसे हमने कहा था वेव का अपना पैकेट्स होते हैं, ऐसे ही उसने कहा था कि पैकेट्स के अपने क्या होंगे, वेव्स, सॉरी वेव्स बनेंगी, उनका कुछ लैम्डा होगा। तो जो उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया था? लैम्डा से। अ पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट, मैटर और पार्टिकल also have a wave nature with some lambda with them। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? h अपॉन में m टाइम्स v, और उसने कुछ निकाला कि h अपॉन में p करके उसको रिलेशनशिप मिला कि अगर कोई पार्टिकल है मास m का तो उसकी कुछ अपनी लैम्डा होगी और कुछ वेव होगा जिसका अपना स्पीड, जिसकी अपनी स्पीड होगी अगर उसकी, तो उसका क्या हो रहा होगा? कुछ वेव बन रहा होगा। जैसे हम कभी दौड़ रहे होते हैं तो हम लोगों की भी वेव्स बनते हैं, ठीक है ना? तो लेकिन हम लोगों का जो लैम्डा निकलता है हमारे मास की वजह से क्या हो जाता है? बहुत छोटा बनता है। तो जो मासेस छोटे होते हैं, छोटे वेलोसिटी, छोटे मासेस होते हैं, उनके जनरली आपके क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट वेव नेचर होता है कुछ, ठीक है? ओके, Yes मैम। नाउ ये तो चलो हमें समझ आ गया। अब इसने क्या बोला कि यहाँ पे मुझे ये पता है, ये क्या था यहाँ से? मेरा कुछ m मास का पार्टिकल है, q चार्ज का है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, ठीक है?
हम कह रहे हैं इसको कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये क्यू चार्ज का पार्टिकल कुछ फोर्स फील करेगा, पॉजिटिव फील्ड, पॉजिटिव चार्ज है तो कुछ इस डायरेक्शन में एफ फील करेगा, राइट। तो जब वो एफ फील करेगा और उसकी वेलोसिटी कुछ गेन हो जाएगी यहाँ के एंड पे तक आने तक, लैम्डा सॉरी कुछ वी वेलोसिटी आ जाएगी, तो मैं ये कह रही हूं कि ये पार्टिकल वी वेलोसिटी का वेव जैसा भी बिहेव करेगा विद सम लैम्डा। ओके, अब इसकी जो थ्योरी होती है, अगेन सेम थ्योरी जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स के साथ करा था, कि जितना भी ये एफ एक्सटर्नल इसके ऊपर काम कर रहा होगा वो क्या कर रहा होगा, सारा का सारा उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, राइट। यस मैम। यहाँ पे ये एफ एक्सटर्नल इसकी हेल्प कर रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, तो हमारा वहां पे जो वर्क डन आ गया था वो क्या आ गया था, Q टाइम्स V नॉट, राइट। लेट्स से दिस इज योर V, चेंज इन पोटेंशियल जो लगाया है, तो मैं लिख दूंगी इसको Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V will be actually equal to what, half mv square। ये क्लियर है? यस मैम। है ना। अब यहां से तो आपको मिल गया कि कभी भी आपको कोई सिस्टम में ऐसे बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस हमने कुछ इस तरीके से रख दिया है अपने पार्टिकल को, तो आप बताओ वही उसका आपका वेलोसिटी कितना निकलेगा, उसे उसको हमने किसी एक ऐसे प्रेशर डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया है, तो आप v यहां से निकाल सकते हो, विच विल कम आउट टू बी 2q डेल्टा v ओवर m। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चंस भी आते हैं, दे आर वेरी स्मॉल येट वेरी इफेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। अब ये तो हो गया v की वैल्यू, अब मैं इस v की वैल्यू को इसमें पुट कर दूंगी, तो मेरा जो लैम्डा बनेगा वो कितना बनेगा, h ओवर m टाइम्स अंडर रूट 2, ये देखो q डेल्टा v को मैं क्या लिख रही हूँ, के ई लिख रही हूँ, ठीक है। ये समझ आ रहा है ना, Q डेल्टा V वॉज माई के ई, यस मैम। तो मैंने के ई लिख दिया उस पार्टिकल का कुछ और m मास, तो ये आपका आ गया लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर अंडर रूट 2m के ई। तो अगर कोई कहेगा क्वेश्चंस में कि एक पार्टिकल 1 का कुछ लैम्डा है, पार्टिकल 2 का कुछ लैम्डा है और मासेस दे दिए, ठीक है ना, या कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बीच में रेशियो बताओ, या बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के बीच में इनके रेशियो बताओ, और मासेस भी कुछ दे देंगे, यहाँ पे ये रखा मास क्योंकि एम भी है साथ में, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लेंगे। इज इट ओके? यस मैम। और बहुत कॉमन आता है, अल्फा पार्टिकल रख देंगे, इलेक्ट्रॉन रख देंगे, एनीथिंग, तो ये ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो यहाँ से, कहाँ से था। यस मैम, वही से। हम्म
Yes, ma'am, done. ठीक है, ये भी लिख दिया था। नहीं मैम, वो लिखना है। हाँ, बड़े आगे बच्चे। यस मैम। हाँ, तो अब ये वाला पार्ट तो तुम्हारा हो गया, जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं सारे खत्म हो चुके हैं इसमें से। ठीक है, अब दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो आता है आपका एटम्स का। एटम्स में क्या होता है, ऑब्वियसली देयर विल बी सम बोर्स मॉडल एंड उसमें आपको पता है वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब निकालना पड़ता है ना। तो उसमें से हम कुछ कुछ क्रिएट करेंगे। जब आप इसको रिवाइज करोगे तो इसमें से क्या क्या रिवाइज करना है कि इंटेंसिटी चेंज करने पे या फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे क्या हो रहा है, एंड उसके अपार्ट कि हमारे पास लैम्डा, एच और काइनेटिक एनर्जी कैसे रिलेटेड है आपस में। ओके, यस मैम। ठीक है। अब दूसरा पार्ट आ जाता है आपका एटम्स वाला। इसमें क्या बोलता है, ऑब्वियसली जो पहला मॉडल था वो आपको पता है रदरफोर्ड ने बनाया था, यस मैम। है ना। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि इसका एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, बताओ, याद है कुछ। मैम वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यस, तो हम क्या करते हैं, एक पतली सी गोल्ड शीट लेते हैं एंड उसने एक अल्फा पार्टिकल्स, हमारे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड करवाए थे इसके ऊपर। अल्फा पार्टिकल्स कौन से हो गए, डबली चार्ज हीलियम एटम्स या फिर He2+ को बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स यस निकाल मैम। दिए गए हैं, जिसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स अपने बचे हैं, जिसका सिर्फ एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स बचे हुए हैं। ओके, तो हम इससे इसको हिट करते हैं, तो इसको क्या लगा कि सीधा चले जाना चाहिए, ऑब्वियसली दैट वाज अनदर थिंग, बट इसको जो मिले कि बहुत सारे पास हो गए और कुछ कुछ हल्के से ऐसे डिफ्लेक्ट होके आए थे, कि मतलब आगे से आ रहे थे, यहां से आ रहे थे, पर ऐसे रिबाउंड हो गए कुछ, और कुछ कुछ ऐसे बिल्कुल एंगल्स पे, अलग अलग एंगल्स पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, राइट। तो उसने यही देखा यस मैम। कि भाई ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो किसी वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, दैट मीन्स सम पॉजिटिव चार्जेस अहेड, तभी तो वो रिपेल हो गया उस पॉइंट पे आके, स्क्रीन पे आके, है ना। और जो सीधा चले गए वो तो स्पेस खाली था इसीलिए चले गए, और जो रीबाउंड होके वापस आ गए मतलब वहां पे बहुत बड़ा कुछ डेंस पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, जिसकी वजह से अच्छा खासा रिपल्शन होके वो बिल्कुल ही रिटर्न बैक हो गया, राइट। ठीक है, ये तो इसको ऐसे दिखा, पर इसने एक चीज थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व कर दी कि लेट से यहां से मेरे क्या आ रहे हैं, कुछ वेलोसिटी से आपके क्या ये हीलियम एटम्स आ रहे, हीलियम पार्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, He2+ ऐसे आ रहा है। 2E+ क्यों बना रही हूँ, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज 2E है। ओके, यस तो मैम। अब आपके अल्फा पार्टिकल्स पे जो ओवरऑल चार्ज होता है एक्चुअली वो होता है +2E,
y+2e क्योंकि इसके अंदर क्या हो गए, 2 प्रोटॉन्स के चार्ज होते हैं और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे तो सेम ही चार्ज होता है, आपको पता है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस रहता है। और इसका मास Yes, क्या ma'am. होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ओके, इज इट ओके? Okay, ma'am. ठीक, तो ये तो कुछ इस तरीके से हो गया। अब ऑब्वियसली यहाँ पे आपका गोल्ड का जो आपका न्यूक्लियस पड़ा था उसके अंदर कुछ अपने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे और कुछ इलेक्ट्रॉन चार्ज उसके ऊपर था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Ze हो गया, where E is your what 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्जेस। ठीक है ना, तो ये तो पूरा आपका न्यूक्लियस हो गया। ऑब्वियसली इसने कहा कि जो ऐसे सीधे जा रहे हैं वो यहां से मुड़ के वापस आ गए, राइट? ये Yes, ma'am. क्लियर है? ऐसे ही हुआ। और एक ही आपका पार्टिकल नहीं था अल्फा, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स थे, बहुत सारे ऐसे गए और ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ही इसके थोड़े से पास आए, यहां से पास आए, यहां से डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे करके ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए या दूर से ऐसे चले गए। तो मैं ये देख रही हूं कि वो कौन सी हाइट है, वो कौन सा डिस्टेंस है आपका न्यूक्लियस से जिसपे हमें अपना डिफ्लेक्शन स्टार्ट हुआ दिखना। ठीक है, डिफ्लेक्ट तो ये वाले भी हो रहे हैं बहुत अच्छा खासा, ये वाले पूरा ऐसा डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन ये जो बी डिस्टेंस पे मैंने लेट से ये बी वाले पे यहाँ पे जो आपका आ रहा है अल्फा पार्टिकल कुछ v वेलोसिटी से, सबकी वेलोसिटी सेम है, तो ये यहाँ आते आते जस्ट यहाँ पे क्या हो गया, आपका डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, तो जिस डिस्टेंस पे ये डिफ्लेक्ट हुआ है उसको मैं क्या बोल देती हूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर। बी को क्या बोल देती हूँ, इम्पैक्ट पैरामीटर। Parameter. और यू कैन से मिनिमम डिस्टेंस एट विच योर पार्टिकल स्टार्ट्स डिफ्लेक्टिंग, राइट? ऐसी तो बोलते हैं कि ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपका अल्फा पार्टिकल क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, Yes, ma'am. अब नॉट मिनिमम एंगल, कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो जनरली आप किसी भी वी के लिए, ठीक है ना, पर ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है जरूर। तो लेट से इसका जो एंगल बनता है ये कुछ ऐसे बना लेते हैं, यहाँ से आते आते ऐसे चला गया, तो लेट से दिस इज योर थीटा एंड थीटा इज योर डिफ्लेक्शन एंगल। ओके, तो आपका जो एक्चुअली बी होता है ना, वो बहुत सारे रिलेशनशिप जैसे देखे उन्होंने, तो इज प्रोपोर्शनल टू एक्चुअली कॉट ऑफ थीटा बाय 2। ओके, वो कुछ इस तरीके से आया, ठीक है ना, कॉट का थीटा बाय 2 अगर आप ऐसे देखोगे कि मतलब थीटा बाय 2 पे कॉट अगर फंक्शन लोगे उसका प्रोपोर्शनल में आपका बी दिखता है। ठीक है, जैसे कि अब देखो जब मैं यहां सीधा जा रही हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप सामने ही देखो ना, यहाँ पे जो बी है इस लाइन के लिए जो सीधा जा रही है इसके लिए तो बी 0 है, राइट? Yes, ma'am. जो सीधी सीधी इसके तरफ जा रही है उसके लिए बी 0 है, उसका मतलब क्या हुआ, कॉट थीटा बाय 2 0 होना चाहिए, और कॉट थीटा बाय 2 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्रीज, राइट? क्योंकि कॉट थीटा बाय 2 किस पे आता है, 0 90 डिग्री पे आता है ना, Yes, ma'am. तो ये देखो 90 डिग्री पे तो 180 डिग्री पे तो हो ही गया डिफ्लेक्ट 180 डिग्री, ये क्लियर है? Yes, ma'am. ऐसे ही ये अपना इस लाइन से इस एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया, अब थोड़ा सा और पास आएगा तो और डिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो ये एंगल बढ़ जाएगा, सॉरी एंगल बढ़ जाएगा क्या, थीटा के, हाँ एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है, बच्चे समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है. लिख लिख लो, इसको लिख लो, यहाँ से ही लिख लो, हाँ।
Yes, ma'am, done. हाँ, ओके, तो ये हो गया आपका इसका। ठीक है, अब इसमें एक छोटी सी और कहानी आती है कि भाई जब हमारा ये जो हमारा न्यूक्लियस था जेडी, और यहाँ पे कुछ दूर से v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल आ रहा था, राइट? तो मुझे तो पता है ये एक पॉइंट तक आएगा, पूरा जा भी नहीं पाएगा पास में, यहीं से टर्न बैक हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. राइट, तो ये एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे आके ये क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। अब इस डी मिनिमम को निकालते हैं। इस डी मिनिमम को कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। ओके, एनर्जी हाँ, कंजर्वेशन क्या कहता है कि जब ये बहुत दूर था तब इसकी कुछ टोटल एनर्जी थी इनिशियल, और जब ये इस पॉइंट तक आ गया तब इसका कुछ टोटल एनर्जी फाइनल था, जो कि इक्वल होना चाहिए था, राइट? ऐसे ही कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की कितनी भी टोटल एनर्जी है। ओके, अब क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसका कुछ अपना पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। ऐसे ही आपकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी फाइनल होगी और काइनेटिक एनर्जी फाइनल होगी। बस अब हमें ये फिगर आउट करना है कि कितनी होगी, ठीक है ना? तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये ui 0 इसलिए है क्योंकि बहुत दूर है, और दूर से आता भी है। आप अगर सेटअप देखोगे तो सेटअप के हिसाब से तो ये तो शीट है और इतनी दूर से आपको बॉम्बार्ड करा जा रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स और ये सब इतने छोटे छोटे होते हैं कि उनके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस तो बहुत बड़ा हो गया, राइट, जहां से हम थ्रो कर रहे हैं। Yes, ma'am. ये क्लियर है? तो ये 0 हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मुझे पता है कि कुछ वेलोसिटी v से हमने फेंकी है अल्फा पार्टिकल के लिए, जो भी अल्फा पार्टिकल हमने फेंका है। अब फाइनल कितना होता है, जो चार्जेस के बीच का होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना होता है, k टाइम्स q1 q2 अपॉन r होता है ना? याद है बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन चार्जेस आपका ऐसा होता है k q1 q2 अपॉन r। ओके, Yes, ma'am. अब जब ये इस पॉइंट पे आ गया, फाइनल वाले पॉइंट पे, तब देखो अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज था वो तो कितना था, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज, और इसके ऊपर जो चार्ज था वो था z टाइम्स ऑफ e, मतलब कि ऑब्वियसली 1 चार्ज के ऊपर और n नंबर ऑफ जितने भी इसके अंदर पार्टिकल्स है z उसका, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, d मिनिमम।
प्लस फाइनल कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टिकल टर्न लेता है तो टर्न पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है हर बार, है ना, रुक के वो वापस आ जाएगा, क्योंकि जस्ट यहाँ पे इसको रिपल्शन मिल गया। रिपल्शन तो स्टार्टिंग से यहाँ से जैसे ही इस रीजन में आने लग गया था रिपल्शन मिल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी भी धीरे धीरे कम होके 0 हो जाएगी और उसके बाद यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर डी मिनिमम लाइक दिस, कि डी मिनिमम जो आपका आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कि 4 टाइम्स 4 कहाँ से आ गया, यस 4 ई स्क्वायर जेड के डिवाइडेड ओवर एम टाइम्स वी अल्फा स्क्वायर। तो यहां से ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे आपका वी अल्फा मैं बढ़ाते रहूंगी, ज्यादा स्पीड से फेंकूंगी, डी मिनिमम आपका क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। सब थ्योरी थ्योरी है इसमें एक्चुअली ना। Yes, ma'am, done. ओके, ठीक है, तो अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए बताती रहूंगी एंड ट्राई नोटिंग दिस डाउन लेटर ऑन। मैंने रिकॉर्ड कर दिया है वीडियो, ठीक है, तो तुम्हारा बोर्ड मॉडल काफी हद तक खत्म हो जाएगा फिर। ओके Okay, ma'am. तो पॉइंट क्या है, बोर्स मॉडल में क्या होता है, ऑब्वियसली क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां आई इसीलिए नेक्स्ट वाले साइंटिस्ट ने अपना मॉडल रखा, ऐसे ही होता है। तो बोर्ड मॉडल था, उसने हमको बता रखा था कि जो हमारे बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो पहले ही पता चल गया था, इसके आसपास हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहे हैं, अलग अलग शेप में है क्योंकि हमारा ऑर्बिटल स्फेयर्स बन रहे हैं, राइट, तुमने केमिस्ट्री में अगर पता होगा वी हैव ऑर्बिटल स्फेयर्स, राइट, अलग Yes, ma'am. अलग शेप्स में ऑर्बिट ये अपना घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है कि जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन करते हैं अपने बाहर के ऑर्बिट्स में, तो ऑब्वियसली दिस न्यूक्लियस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक अट्रैक्टिव फोर्स फील करेंगे, है ना, Yes, ma'am. जो कि कितना होगा आपका, जो कि होगा के जेड ई टाइम्स ऑफ ई। वाई आई एम राइटिंग जेड ई, बिकॉज ये कोई सा भी एटम हो सकता है, कोई भी पार्टिकल का जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोल सकते हो एटॉमिक नंबर जेड है, इज इट ओके। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अगर बीच में जेड है तो बीच में जो नंबर ऑफ चार्जेस हो जाएंगे टोटल वो जेड टाइम्स ई हो जाएंगे, ओके, Yes, ma'am. डिवाइडेड ओवर आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस जिसमें वो घूम रहा है। अब मुझे पता है जब भी मैं सर्कुलर मोशन करती हूं तो हमारा एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इन सर्कुलर मोशन वी हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको क्या करवाता है, पार्टिकल को सर्कुलर मूव करवाता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है सर्कुलर फोर्स की, m टाइम्स v स्क्वायर ओवर
आर। तो ये जो एफ अट्रैक्टिव है एक्चुअली ड्यू टू द चार्जेस के बीच का जो है वो एक्चुअली आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहा है, जिसकी वजह से मैं बोल सकती हूँ कि के जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन टाइम्स वी स्क्वायर ओवर आर। इज इट ओके? Yes, ma'am. दिस मास इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है ना आपका फोर्स, इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ कर रहा है। तो हमारी पूरी बोर्स मॉडल में एक ये इक्वेशन हमेशा यूज करेंगे हम। दूसरी इक्वेशन जो हम यूज कर रहे होंगे वो ये वाली है कि भाई जब हमारा कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर कितना होता है। अगर कोई भी पार्टिकल m मास का मैं उठाती हूँ, v वेलोसिटी से चलता है आपके सर्कुलर मोशन में, तो उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर होता है mvr। ठीक है, अब ये कंसेप्ट इन्होंने अपने बोर्स मॉडल में लगाया कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मूव कर रहा है और उसका कुछ स्पीड या वेलोसिटी भी है और आर रेडियस है उस ऑर्बिट का, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा था वो एक्चुअली क्या आ रहा था, कुछ n टाइम्स ऑफ h ओवर 2 पाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा था बार बार। इज इट ओके? कि जैसे जैसे आप रेडियस और वेलोसिटी अलग होते रहेगी, आपका h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल्स में आपका एंगुलर मोमेंटम आपके इलेक्ट्रॉन्स के दिख रहे थे। अगर ऑर्बिट चेंज कर दोगे तो आपका ऑब्वियसली वेलोसिटी चेंज होगा, और जो वो मिल रहा था वो कुछ इस तरीके से h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में मिल रहा था। तो दूसरी इक्वेशन जो हर बार यूज होगी वो ये वाली है। पहली ये वाली है, दूसरी ये वाली है। ठीक है, जब मैंने बोला कि ये NH अपॉन 2 पाई Yes, ma'am. है तो मेरा n एक्चुअली एक होल नंबर है, इट्स नॉट अ फ्रैक्शन। ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? कभी भी फ्रैक्शन में अवेलेबल नहीं है ये, दिस इज अ होल नंबर। एंड ऑब्वियसली हम कहते हैं कि माय एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, और वी से एंगुलर मोमेंटम इज अ मल्टीपल, और यू कैन से इसमें एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाय 2 पाई। ओके, इसके मल्टीपल्स में मिलेगा। ये क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ, कृष्णा क्लियर है ना? ओके, नाउ पॉइंट इज कि जब हमने ये कर दिया, हम दोनों इक्वेशंस को यूज करते हैं। देखो, पहली इक्वेशन थी के जेड ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। दूसरी इक्वेशन थी एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई। राइट, दोनों इक्वेशन से हम एक बार क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, और एक बार r निकालेंगे। अब हर चीज इन्हीं को यूज करेंगे। अब दोनों इक्वेशन से v r निकाल के, v पता होता है तो बच्चे हमें क्या पता होता है, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। और अगर r पता है आपको तो आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सिस्टम का आप पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो। राइट, Yes, ma'am. है ना बच्चों? ठीक है, तो पहले हम v निकालते हैं। v के लिए क्या करते हैं, देखो कि मैं r को एलिमिनेट कर लेती हूँ दोनों साइड, तो ये बन जाएगा r r, अगर ऐसे कैंसिल कर दोगे तो k z e स्क्वायर ओवर r इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर, ऐसे बन गया। ठीक है, r एलिमिनेट करना है, मतलब इस r को हटा के r आ जाएगा आपका m v स्क्वायर ओवर k z e स्क्वायर। इसको मैंने यहां फिट कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा आ गया एम वी टाइम्स एम वी स्क्वायर। उल्टा लिख रही हूँ क्या कुछ मैं? हाँ, मैंने उल्टा लिख दिया ये, के जेड ई स्क्वायर ओवर एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एम वी इज इक्वल्स टू, एक मिनट, हाँ, आर एलिमिनेट कर रहे हैं, आर को पुट कर रहे हैं, ठीक है,
तो mv आ गया, r क्या लिखूंगी मैं, k z e स्क्वायर ओवर mv स्क्वायर ऐसे आ जाएगा इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई, राइट। इससे m कट गया, एक v कट गया और v बच गया। तो जो v आ गया आपका वो आ गया, क्या आ गया यहाँ पे, k z e स्क्वायर 2 पाई ओवर nh। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, v इज इक्वल्स टू 2 पाई k z ओवर h। ये सब कांस्टेंट टर्म्स होती हैं जो आपके एटम की, सॉरी z तो बाहर निकाल दूंगी, e स्क्वायर, और जो मैंने बाहर निकाली है वो निकाली है z अपॉन n, राइट। वाई? बिकॉज z आपके एटम पे डिपेंड करता है, n आपका इंटीग्रल या फिर जो आपका ऑर्बिट है उस पर डिपेंड करता है। ये क्लियर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट? ठीक है बच्चों। यस मैम। अब जब हमने इन सब की वैल्यूज पुट करी तो आपकी नॉर्मल जो ओवरऑल वैल्यूज आ जाएगी वो आ जाएगी 2.2 इंटू 10⁶ z ओवर n मीटर पर सेकेंड। तो बस आपको डायरेक्टली ये ध्यान रखना है कि दिस इज सम फॉर्मूला विच विल बी यूज लेटर ऑन, और यहां से ये समझ आ रहा है कि आपकी वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, z के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ऐसे करके आप दोनों इक्वेशंस में से अब क्या करा, इस बार मैंने क्या करा, इस बार अब आप क्या करोगे, v एलिमिनेट करोगे। तो जब मैं v एलिमिनेट करूंगी और r निकालूंगी तो मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो, k z e स्क्वायर ओवर r इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर, राइट। और ये था आपका m v r इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई। ओके, तो यहां पे मैं अगर क्या कह रही हूं, मैं अब मैं r निकालना चाहती हूँ और v एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो v को यहाँ पे मैंने देखा कि v इज इक्वल्स टू nh अपॉन में 2 पाई m r लिख दिया। इज इट ओके? यस मैम। हाँ, इसको मैं पुट कर रही हूँ अब इसके अंदर डायरेक्टली। तो मेरा क्या आ जाएगा, k z e स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, यहाँ ले आई मैं, m यहाँ पे है, और v स्क्वायर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, विच विल गिव यू, m तो एक कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, एंड r उधर फेंकोगे तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। अब इसमें से कौन सी चीज बाहर निकालोगे, जो कांस्टेंट है उसको अलग लिख दोगे, विच इज योर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, m भी आपका कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और k भी आपका कांस्टेंट है, राइट। ये आपका क्या हो गया, वो हो गया ना प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आपके इलेक्ट्रो कूलम्स लॉ में यूज होता है। ठीक है, ई स्क्वायर यस भी मैम। आपका है, तो यहाँ पे आ गया आपका n स्क्वायर ओवर z, जेड। राइट। ऑब्वियसली अब इन सबको आप सॉल्व करोगे तो आपका एक्चुअली ये वाली वैल्यू बनती है। ये सब आपने एनसीईआरटी में पढ़ी होगी, और ये जो वैल्यू है एंगस्ट्रॉम में है एक्चुअली। ठीक है, तो टेक्निकली आपका r n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्लियर है? हमने कुछ नहीं यस करा मैम। है, हमने बस डिराइव करा है, दैट्स इट। ओके, ओके मैम। हाँ, अब बाद में क्या करना, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल के देखना, ऑब्वियसली बी स्क्वायर आ जाएगा तो जेड स्क्वायर ऊपर एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, है ना। यस मैम। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वो यही होता है, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मैंने अभी बताया था, दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, यहाँ पे लिखवाई थी कहीं पे, ये ली, Q1 Q2 by R। Q2 अपॉन आर। तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है वो तो आपका E है और Z E है ना, और उसमें नीचे R की वैल्यू डाल दोगे ऐसे कुछ, तो R क्या हो गया आपका, एन स्क्वायर अपॉन जेड था, तो डिवाइड करके मतलब ऊपर चला जाएगा उसके वैल्यू में, और वो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो दोनों को एक बार निकाल के देखना, एंड वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, ओके मैम। तो बच्चे तुम्हारा कल तो सैटरडे हो गया ना। यस मैम।